क्या एक्सपीरियंस रहा ब्रेकआउट रूम में? आप लोगों की लिखाई की स्पीड धीरे है या इंटरनेट धीरे है इसलिए लेट आ रहा है रिस्पॉन्स? चैट करने की उम्र निकल चुकी है लगता है, इसलिए स्पीड धीरे हो गई है, वरना किसी जमाने में तो फास्ट रही होगी। लिख के बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा। 3 ही लोग गए थे बस ब्रेकआउट रूम में। पार्टिसिपेट किया करें, बिना पार्टिसिपेशन के लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, खराब रहा तो खराब लिखें, मगर लिखें। वेटिंग। चैट थोड़ी लेट आ रही है, आप लोग लिख रहे हैं उसके बहुत देर बाद मुझे मिल रही है। आप लोगों के ग्रुप भी बनाए जाएंगे। अभी आज जब निश फाइनल हो जाएगी तो आपके निश के अकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग अपने निश के अकॉर्डिंग प्रॉपरली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यू कैन डू प्रैक्टिस एज वेल। तो आप देखें जरा कौन सी निशेस प्रॉफिटेबल हैं और किन निशेस में आपको काम करना चाहिए, जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम ऑफ सर्च है, अच्छा मार्केट है, और जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, तो देखें जरा। नंबर 1, वेलनेस। वेलनेस इज अ प्रॉब्लम। ओके, वेलनेस में भी 2 कैटेगरीज आप रख सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। ठीक है जी, तो ये तो हुआ व्हाट वेलनेस में। फिजिकल वेलनेस के इश्यू सॉल्व करेंगे या मेंटल वेलनेस के करेंगे? फिजिकल वेलनेस में जैसे डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, इस प्रकार की हो गई, तो फिजिकल में थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है, बट मेंटल वेलनेस को आप ले लें तो ज्यादा बेटर है। मेंटल वेलनेस में भी क्या क्या चीजें आ सकती हैं, देखें, लिस्ट बना लें। पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ, फिर किसके लिए, हु यू आर गोइंग टू सर्व, हमें उसका भी लिस्ट बनाना है। तो मेंटल वेलनेस में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं? स्ट्रेस,
वरी, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ वर्थ, लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीप डेप्रिवेशन, ओवरथिंकिंग, dealing with grief, guilt, regret। इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मेंटल वेलनेस के अंदर आप कवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको सब करने, इनमें से जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स की मेंटल वेलनेस में भी, कि आप एंजाइटी डिप्रेशन अपने आप में एक बड़े टॉपिक हैं, ये अपने आप में मेंटल वेलनेस में सिर्फ एंजाइटी का मार्केट 56 मिलियन का है, 36 मिलियन का डिप्रेशन का मार्केट है, ओसीडी फोबिया का कई मिलियंस का मार्केट है। ये तो अपने आप में बड़े हीरो हैं। स्ट्रेस का मार्केट कई मिलियंस का मार्केट है। बाकी वरी, ओवरथिंकिंग, ये सब सपोर्टिंग हीरो है। इनको आप मेन हीरो नहीं बना सकते, अकेले इसके दम पे नहीं कर सकते। इनको किसी और चीज के साथ में आप ऐड करके परोस सकते हैं। ठीक है, अब देखें निश क्या है वेलनेस में। वॉट तो प्रॉब्लम हो गया, वॉट के बाद में लिखें वेलनेस फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल लिख लें, वेलनेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। वर्किंग प्रोफेशनल में जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं वो सब आ गए इसमें। अब इसमें आप चाहें तो बाइफर्केशन कर सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल रख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मेंटल वेलनेस फॉर फीमेल्स, फॉर वुमेन, फॉर वर्किंग वुमेन। अगर आप मेल हैं तो आप सिर्फ फीमेल पे ना जाएं कभी भी, क्योंकि मेल के साथ में फीमेल कनेक्ट होगी कि नहीं होगी, वो यही समझेगी कि तुम क्या समझो हमारा दर्द। ठीक है, हालांकि आप कह सकते हैं कि मैं भी शादीशुदा हूं, बट इतना काम नहीं करेगा वो। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, देन अगले लिखें बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स। आपको नहीं लगता बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे मेंटल इश्यू से गुजरना पड़ता है, राइट? तो आप अपनी वेलनेस की निश बना लें बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए। यानी कि आप स्ट्रेस और वरी और ओवरथिंकिंग, एंजाइटी के पैटर्न हील करेंगे। किनके लिए हील करेंगे? ओनली फॉर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो वेलनेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकता है, वेलनेस फॉर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स हो सकता है। जहां स्टूडेंट्स आ जाएगा वहां पेरेंट्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के केस में कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग है। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को यूज करेगा, कस्टमर वो होता है जो पे करेगा। ज्यादातर में कंज्यूमर कस्टमर सेम ही होता है, लेकिन पढ़ाई हो गई या बच्चों के खिलौने हो गए, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब में कंज्यूमर बच्चे होते हैं और कस्टमर होता है पेरेंट। ठीक है, तो वेलनेस के अंदर वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स आई है, तो स्टूडेंट्स
को भी आप सिखा सकते हैं और आप उनके पेरेंट्स को सिखा सकते हैं कि बच्चों को मैं कैसे वेलनेस लेकर के आए, बच्चों को अगर एंजाइटी या इश्यूज स्ट्रेस है तो उन्हें कैसे डील किया जाए, ये एंगल आप ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर आप ले सकते हैं वेलनेस फॉर एथलीट्स। स्पोर्ट्स पर्सन और जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए आप वेलनेस ले सकते हैं। ये 4 एरिया यू कैन चूज: वेलनेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वेलनेस फॉर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, और या फिर स्टार्टअप ओनर्स, वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलनेस फॉर एथलीट्स। वेलनेस फॉर हाउसवाइफ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि हाउसवाइफ जनरली किसी पे डिपेंडेंट है, तो जब बंदा पेमेंट करने वाला बंदा डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सेल्स में एक मीडिएटर बीच में आ जाता है जो आपकी सेल्स को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसमें आप ना जाएं तो बेटर है। वेलनेस में आप कॉर्पोरेट को भी ले सकते हैं, ये सब क्या है, B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कॉर्पोरेट, वेलनेस फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स मतलब आएंगे एम्प्लॉइज ही, लेकिन यहाँ पे पैसा आपको कॉर्पोरेट देगी, राइट। तो आप जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉइज को ट्रेन करने जाते हैं तो पैसा आपको कंपनी देती है, राइट, लेकिन कोचिंग तो आप किसको देते हैं, एम्प्लॉइज को देते हैं। तो इसलिए कॉर्पोरेट को B2B बोला जाता है, बिजनेस टू बिजनेस डील बोला जाता है। तो इसलिए आप कॉर्पोरेट को भी रख सकते हैं, वेलनेस फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट की वेलनेस का मतलब उसके जो एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज को कैसे स्ट्रेस हैंडल करना है, उनके एम्प्लॉइज को वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, राइट। सेम पेज लिख दें अगर ये क्लियर हो गया है। तो वेलनेस हो गया व्हाट, वेलनेस में भी मेंटल वेलनेस हो गई, व्हाट ही प्रॉब्लम यू विल सॉल्व, एंड किसका करोगे, हु यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो एक निश का आपका व्हाट और हु दोनों क्लियर है, सेम पेज लिखिए अगर ये क्लियर है तो। चलो 5 लोग तो हैं सेम पेज पे, बाकी के आगे निकल गए या पीछे रह गए। तो अब देखें, वेलनेस और वेलनेस के अंदर इनमें से कुछ आप चूज कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी लिखें, सेकंड कैटेगरी क्या है उसको समझे जरा, व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है हाई परफॉर्मेंस। आप लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ाने में काम कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या क्या एरिया कवर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी, फोकस, टाइम मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि रिसोर्सफुल पॉजिटिव स्टेट्स में रहना,
Then इमोशन मैनेजमेंट, एंगर से डील करना, सेल्फ डाउट से डील करना, हाई एनर्जी में कैसे रहें, अपनी एनर्जी पे काम करना, हैबिट्स मास्टर करना, राइट प्रोडक्टिव हैबिट कैसे डेवलप करें, हैबिट्स की मास्टरी करना, हाउ टू डील विथ योर फियर्स, अपने अंदरूनी डरों से कैसे डील करें, डीलिंग विथ फियर्स, ठीक है। ये सब हाई परफॉर्मेंस का हिस्सा बन सकते हैं। डन। अब हाई परफॉर्मेंस की जरूरत किन किन को है मार्केट में? हाई परफॉर्मेंस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो लोग अपना कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इनकम बढ़े, प्रोफेशनली अच्छे से आगे बढ़ पाए, तो उनको परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी अपनी। वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगेन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप ओनर्स। डन। वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और एथलीट्स, यही सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस की जरूरत है। और यहाँ पे भी आप कॉर्पोरेट्स को भी टारगेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस, कि आप हमारा प्रोग्राम रखाएं, हम आपके एम्प्लॉइज को ज्यादा इंगेजमेंट, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वो अपनी स्टेट्स को मैनेज कर सकें, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, एनर्जेटिकली जिए, अच्छी आदतें बना पाए, अपने डरों से डील कर सकें। तो आप कॉर्पोरेट्स को भी इसमें कर सकते हो। कॉर्पोरेट B2B हो जाएगा, बाकी सब कुछ B2C है। डन। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस में प्रोक्रेस्टिनेशन भी लिखें। ये अपने आप में एक हीरो है आजकल। सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके भी आजकल लोग हैं जो कि सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके भी काम कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। क्लियर है आप लोगों को ये? क्लियर है तो गुड। आगे की पे बढ़ जाएं। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास में। अब आए तीसरे ऑप्शन पे। थर्ड, व्हाट एंड हु क्या रह सकता है? थर्ड आप रख सकते हैं रिलेशनशिप निश। आज आप देखते हैं भारत में जो डाइवोर्स रेट है बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि जो रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं। ये तो वो रिश्ते हैं डाइवोर्सेस जो कानूनन हुए हैं। अगर आप उन डाइवोर्सेस को भी गिन लें जो मन में हो चुके हैं,
तो भारत भी 40-50% पे है आज की डेट में, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग हैं समाज की डर से बैठे हुए हैं, इसलिए आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी अंदर अंदर तो हो चुका है। तो आप देखें जरा कि रिलेशनशिप की निश है, रिलेशनशिप में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं देखें। रिलेशनशिप सिर्फ अलग अलग फेजेस हैं। एक हो सकती है डेटिंग कोच। ये अभी इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन अमेरिका और चाइना में वन ऑफ द एक्सपेंसिव कोचेज होते हैं डेटिंग कोचेस। डेटिंग कोच आपको मदद करता है कि आप अपने अपोजिट जेंडर से बात कैसे करें, उससे रिश्ता कैसे डेवलप करें, उससे अपनी किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए कैसा, कपड़ों का सेंस कैसा होना चाहिए। तो दे गिव प्रॉपर डेटिंग कोचेस। जो लोग शाय हैं लड़कियों से बात करने में या लड़कों से बात करने में, उनको कोचेस की मदद से दे गो स्टेप बाय स्टेप। एंड कोचेस, डेटिंग कोचेस बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। तो रिश्ते की एक पड़ाव होती है डेटिंग कोचिंग, जहाँ पे किसी ने मिलना चालू किया है। उसके बाद का दूसरा हो सकता है मैरिज। तो दूसरी जगह जहाँ पे रिलेशनशिप में आप कोच कर सकते हैं, वो कपल्स को कोच कर सकते हैं। मैरिज के बाद में तीसरा पड़ाव रिश्ते का हो सकता है पेरेंटिंग। तो यानी कि रिलेशनशिप निश के अंदर एक सब निश आती है पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स को कोच कर सकते हैं। इसके बाद में अगला फेज होता है डाइवोर्स या फिर सेपरेशन। जो डाइवोर्स है या सेपरेटेड है उन लोगों के लिए कोचिंग। इसकी संख्या अभी भारत में कम है, तो मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप इस ये वाले जोन में और ये वाले जोन में ज्यादा ना दिमाग लगाएं, मगर इन दोनों जोन पे आप खेल सकते हैं। इसमें अभी भी आप वन ऑन वन में ही खेल पाएंगे, आप ग्रुप में नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भारतीय इतने ओपन नहीं हुए हैं अपने रिश्तों को लेकर के कि खुले में आकर के किसी वेबिनार में बैठ करके प्रॉब्लम शेयर करना पसंद करें या किसी वेबिनार में आकर के बात करें, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी दुनिया को हम यही बताना पसंद करते हैं कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं जी, हमारा रिश्ता तो बहुत बढ़िया चल रहा है। रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है वो चार दीवारी के अंदर ही रहे तो बढ़िया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कई बार वाइफ है जो कोचिंग करना चाहती हैं, तो पति नहीं मानता, उसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कौन सिखा देगा। और कहीं पे पति आना चाहते हैं तो वाइफ नहीं मानती कि मैं क्यों अपना रिश्ता बाहर जाके किसी से डिस्कस करूं। बट वन टू वन में आना लोग पसंद करते हैं। और आज कपल कोचिंग जो भारत में है, मैरिज काउंसिल जो है वो बढ़ रही है और मैरिज काउंसलिंग इंप्रूव हो रही है और लोग थोड़े एजुकेट हो रहे हैं कि, क्योंकि आप देखें, मतलब कि आयरनी देखिए आप, कि आपको एक गाड़ी भी चलानी है तो आप कहीं से सीखते हैं कि गाड़ी कैसे चलानी है। यस। आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो भी आप सीखते हैं कि स्विमिंग कैसे करें, राइट। स्विमिंग भी सीखते हैं हम लोग। इवन आप एरोप्लेन चलाना चाहते हैं तो एक लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है आपको, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कहीं आपका रिश्ता तय हो जाता है, 5-6 महीने सगाई रहती है, फिर एकदम से आपकी शादी हो गई। अभी तक आपको अपने कमरे में अकेले रहने की आदत थी, अब सडनली एक अजनबी के साथ में आपको रहना है, जिससे आप कुछ महीने पहले मिले हैं। लड़की के लिए तो और भी प्रॉब्लम होगी कि तो लड़का तो एटलीस्ट उसी घर में तो है, अब लड़की को तो नए माँ बाप के साथ भी एडजस्ट करना है और नए घर में भी एडजस्ट करना है, और बिना ट्रेनिंग के। इसकी कोई दोनों को ट्रेनिंग नहीं मिली है कि इस रिश्ते को इस चलाना क्या है, इसकी क्या ट्रेनिंग मिली है, दोनों को ट्रेनिंग नहीं मिली। और ये अज्यूम किया गया है कि ये तो अपने आप चलने वाली चीज है। आपकी जब शादी हुई तो रिश्ते चलाने का क्या अनुभव था आपके पास? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस यू हैड? गहरे तौर पे तो आपके पास एक ही एक्सपीरियंस था, अपने माता पिता का। और क्या अनुभव था आपके पास में? बाकी सारे आप कहेंगे कि नहीं भैया भाभी का भी था, इसका भी था, उसका भी था, चाचा का भी था। देखिए वो सब बाहर से था।
बाहर से देखे गए को आप नहीं समझ सकते। करीब से तो आपने सिर्फ अपने माता पिता का ही रिश्ता देखा था एक। उसी रिश्ते ने आपके रिलेशनशिप की पैराडाइम को शिफ्ट किया, ठीक है, बनाया रियल में। तो बाकी तो कई लोग तो करण जौहर से भी इंस्पायर हो जाते हैं। कहीं पे कोई चुनरी हिलेगी, कहीं पे कोई शाहरुख खान बाहें फैलाएगा, ठीक है। तो कईयों का रिलेशनशिप का जो मीनिंग है वो मूवीज के द्वारा प्रेरित हो जाता है। तो आप कई ऐसे लोग देखेंगे, आपको बड़े फिल्मी होते हैं रिश्तों में, ठीक है। तो जो मूवीज हैं वो कई लोगों के लिए शेप कर दी। मूवीज तो फिक्शन है, उनसे कोई रियल नॉलेज आपको मिलती नहीं है, इट्स प्योर फिक्शन, मोस्टली फिक्शन। एकता कपूर के सीरियल देख लें आप। आज इंडिया की कई सासें इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने तुलसी को देखा है और घर में आ गई कोमलिका, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं ना। तो उनकी एक्सपेक्टेशन, सासों की एक्सपेक्टेशन एकता कपूर के सीरियल से बन गई है। अब ऐसी बहू कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब वो परेशान रहेगी, क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक सास बहू का रिश्ता कंडक्ट कैसे होता है, इसके पास क्या एक्सपीरियंस है। इसके पास सिर्फ एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो इसका अपनी सास के साथ रहा था। बाकी सब कहानियां हैं इसके पास में और कुछ भी नहीं है। ये सो नो, मस्ती में हम सीख रहे हैं लेकिन मुद्दा ये गहरा है। विदाउट एनी स्किल ऑफ कंडक्टिंग ए रिलेशनशिप, विदाउट लर्निंग कि रिश्ता की क्या डायनामिक्स होती है, एक ह्यूमन बीइंग रिश्ते बनाता क्यों है, क्यों हम इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फैमिलीज के स्ट्रक्चर्स हमने डेवलप किए हैं। एक सोसाइटी बनती किससे है? एक सोसाइटी फैमिलीज का ग्रुप ऑफ फैमिली सोसाइटी, राइट। तो ये जो हेरारकी, एक नेचुरल हेरारकी हमने डेवलप करी है, एक सोशल स्ट्रक्चर जो हमने डेवलप किया है, ये सोशल स्ट्रक्चर को कैसे चलाना है, कैसे सीखें। आज आपसे एक कंपनी चलाने को बोल दो तो कंपनी चलाने के लिए सीखना पड़ेगा, मगर एक फैमिली चलानी है, सब ड्रामे से चल रही है, बस कोई स्किल नहीं है किसी के पास कंडक्ट करने की, गेस वर्क चल रहा है, जिसके हिसाब में जो आया उस हिसाब से चल रहा है इंसान। तो पहली चीज तो शादी चलाने की कोई स्किल नहीं थी आपके पास में, ठीक है। रियल रेफरेंसेस नहीं है आपके पास में, सिर्फ फिक्शनल रेफरेंसेस हैं। रियल रेफरेंस में एक माता पिता का रिश्ता है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने भी जैसे तैसे करके चलाई है। तो माँ एक ही शिक्षा देती गई कि रिश्ते को चलाना है, झुक के रहना, झुक के रहना, ठीक है। गलती भी हो तो मान लेना।
या फिर बचपन से प्रोग्रामिंग कर दी गई कि भाई गेम ही खत्म कर दिया कि घर से डोली जाएगी, वहां से अर्थी आएगी, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेट, ये तो वार्निंग हो गई, ये तो अल्टीमेटम दे दिया आपने। मगर रिश्ता चलाएं कैसे प्यार से, ये सिखाया क्या? ये नहीं सिखाया गया। अच्छा ये हो गया, अब आपका अगला पड़ाव। अब पहले आप जूझ ही रहे थे कि रिश्ते को कैसे चलाना है। शुरुआती 2-3 साल तो केमिस्ट्री से चल गए, ऑक्सीटोसिन के लेवल, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन के लेवल इतने बढ़िया थे कि उन्होंने ही चला दिया। अब जैसे जैसे कुछ साल बीतेंगे, इन आपके जो यूफोरिया है, केमिकल यूफोरिया, यूफोरिया तो डाउन हो जाएगा। अब रिश्ता कैसे चलाएं? अब इसी बीच आप समझने का प्रयास ही कर रहे थे कि इसको कैसे चलाना है, सडनली अब आपने बच्चा पैदा कर लिया। ठीक है, अब आपको पेरेंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि एक बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है, आपकी कौन कौन से बिहेवियर वो अडॉप्ट कर रहा है, आपकी कौन कौन सी आदतें वो पकड़ रहा है, ये कुछ आपको जानकारी नहीं है। और अब आप एक बच्चे को पेरेंट करेंगे विदाउट एनी स्किल। आपका पेरेंटिंग का एकमात्र एक्सपीरियंस आपको पता है जो आपकी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से रेफरेंस ले सकते हैं कि मैं क्या क्या करूंगा और क्या क्या नहीं करूंगा। एटलीस्ट ये मेरे साथ हुआ था, ये तो मैं नहीं करूंगा अपने बच्चे के साथ में। ज्यादा से ज्यादा ये रेफरेंस है और क्या रेफरेंस है आपके पास में? एक अनजान जिंदगी आपके घर में आ गई, आपकी जिम्मेदारी है उसको पेरेंट करना, यानी कि आप एक गाइड हैं जो एक लाइफ को जीना सिखा रहे हैं एक प्लेनेट पे, जो फ्यूचर में आने वाले लोगों को जीना सिखाएगी और जिसे फ्यूचर कहा जा रहा है। एंड आप ये काम कर रहे हैं विदाउट एनी स्किल। यस और नो? स्किल नहीं है, इसी का नतीजा आप देख रहे हैं आज भारत में हर रोज 60 लाख रील्स बन रही हैं। आज बच्चे सुसाइडल हैं, हर रोज भारत में 10 बच्चे सुसाइड करते हैं। ठीक है, और उसमें से सबसे बड़ा कारण होता है एकेडमिक प्रेशर। बच्चों का सुसाइड करना के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये पेरेंटिंग का लूप होल है, सोसाइटी का लूप होल तो है ही, मगर इट्स अ लूप होल ऑफ पेरेंटिंग। क्लियर है जी? तो आज आप देखेंगे कि पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस। इनिशियली यू हैव टू एजुकेट पीपल। ठीक है, जब आप ये सब बातें लोगों से करेंगे तो उन्हें अवेयरनेस आएगी कि यार बात तो सही है। ये तो रिश्ता तो जीवन भर की यात्रा है ना। कोई आप ट्रेन की बोगी में मिले मुसाफिर थोड़ी है जो एक दो स्टेशन की बात है। और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है भाई। नहीं, ये बात है अलग है कि कुछ लोग इसी बात से संतुष्ट हैं कि ये सातवां ही चल रहा होगा। तो यहाँ पे स्कोप है, फ्यूचर में और स्कोप बढ़ेगा। तो फर्स्ट निश इज वेलनेस, सेकंड इज हाई परफॉर्मेंस, थर्ड इज रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स भी ले सकते हैं आप। डाइवोर्स सेपरेशन जहां लिखा है वहां पे यू कैन राइट ब्रेकअप्स एज वेल। ओके,
फोर्थ लिखें, यहीं पे ब्रेकअप भी लिख लें कि आजकल बच्चे ब्रेकअप से भी बहुत गुजरते हैं। फोर्थ लिखें सेल्स। सेल्स में आप दो रख सकते हैं, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस टू बिजनेस। क्या आप कॉर्पोरेट्स को डायरेक्टली LIC हो गई या और कोई कॉर्पोरेट में जाकर के कहा कि मैं आप लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे माइंड पावर मोडेलिटी यूज करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हुए अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, इसमें हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो आप कॉर्पोरेट्स को अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स ना होने की वजह से जो आने वाली प्रॉब्लम है वो मेल हो या फीमेल हो सभी को सेम होनी है, उसमें डिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट फिर भी आप बिजनेसमैन रख सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए सेल्स प्रोग्राम फॉर बिजनेसमैन और ऑब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, और या फिर आप सेल्स प्रोग्राम एजेंट्स के लिए, फिर एजेंट्स इंश्योरेंस के हों चाहे रियल एस्टेट के हों, उनके लिए आप कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो सेल्स अपने आप में एक माइक्रो निश है, क्योंकि सेल्स एक स्टेप है बिजनेस डेवलपमेंट का। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ऑपरेशन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, और मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, सेल्स चाहिए। तो एक पूरे बड़े प्रोसेस का एक स्टेप सेल है। तो किसी बड़े प्रोसेस का एक स्टेप लेना अपने आप में माइक्रो निश हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में स्पेशलाइजेशन है। बिजनेस बिल्डिंग का जो पूरा कोर मार्केट है उसका एक सब मार्केट सेल्स हो गया है एक तरीके से। फिफ्थ लिखें मनी। प्रॉब्लम क्या होगी? मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, डेट के इश्यूज, पैसा ना कमा पाने के इश्यूज, पैसा इन्वेस्ट ना कर पाने के इश्यूज, मैनेज ना कर पाने के इश्यूज। मनी निश। मनी निश में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेसमैन या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स। बिजनेसमैन और वर्किंग प्रोफेशनल, ये दो पार्ट इनफ है इसमें, इसमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी से आने वाले दुख दर्द सबके जीवन में सेम है। तो मनी फॉर बिजनेसमैन ऑब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, क्या आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस मनी कैसे वो मैनेज करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, वो आप सिखा सकते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट हो सकते हैं मनी में, माइंडसेट और स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर आप कोई स्टॉक और इन सब की नॉलेज नहीं रखते तो सिर्फ माइंडसेट पे कोचिंग दें, मनी साइकोलॉजी पे, मनी माइंडसेट पे। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटेजी जानते दोनों को कंबाइन करके भी दे सकते हैं। वेलनेस फर्स्ट निश, हु एंड व्हाट, हाई परफॉर्मेंस व्हाट एंड हु, थर्ड रिलेशनशिप व्हाट एंड हु, सेल्स, मनी। सिक्स्थ लिखें छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सिक्स्थ निश हो सकती है आपकी बिजनेस। बिजनेस का मतलब बिजनेस को ठीक करेंगे आप। जब आप बिजनेस को ठीक करते हैं, किसी के बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाना, उसकी इनकम इंक्रीज करना, उसकी सेल्स बढ़वाना, राइट, ये सब आएगा बिजनेस को बढ़ाने में। अब देखिए बिजनेस ग्रोथ जो है वो दो एलिमेंट पे डिपेंड करती है, स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। स्ट्रेटेजिक एलिमेंट होते हैं, आप उनमें पॉलिसी है नहीं, ऑटोमेशन है नहीं, सिस्टम्स डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कस्टमर एक्विजिशन कैसा है, ब्रांडिंग कैसी है, मार्केटिंग मैसेज कैसा है, ऑफर कैसा चल रहा है उसका, कौन कौन से चैनल्स वो मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है उसकी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर क्या है। ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक में आती हैं। स्ट्रेटेजिक काम आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद एक बिजनेसमैन हो, अदरवाइज आप स्ट्रेटेजिक में नहीं आ सकते। लेकिन
बिजनेस को आगे बढ़ाने में एक दूसरा फैक्टर है बिजनेस ओनर। तो यहाँ पे जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस ओनर को ठीक करना है। तो यानी कि आप बिजनेस ओनर के माइंडसेट पे कोच कर सकते हैं, माइंडसेट कोचिंग फॉर बिजनेस ओनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिजनेस ओनर्स के लिए आप रखेंगे बिजनेस ठीक करना, लेकिन यू विल नॉट फोकस ऑन स्ट्रेटेजी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप इस पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिजनेस ओनर पे करेंगे। इसमें माइंडसेट हो गया, बिजनेस ओनर को आपने विजुअलाइजेशन कराना सिखा दिया, उसके बिलीफ क्लियरिंग कराइए, उसकी वैल्यूज को एक्सप्लोर करा दिया। ठीक है, उसके एफर्मेशन बिजनेस को बढ़ाने के डेवलप कर दिए, उसके कोई मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उनको ठीक कर दिया। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बिजनेस ओनर के लिए। उसके अंदर कोई डर है तो उस डर को कैसे हील करे, वो कोई सेल्फ डाउट आता है तो सेल्फ डाउट को कैसे मैनेज करे, ये सारी चीजें। क्लियर। तो छठी नीश है बिजनेस ओनर्स, और प्रॉब्लम क्या, उनके माइंडसेट से रिलेटेड बिजनेसमैन के प्रॉब्लम। वैसे हाई परफॉर्मेंस और मेंटल वेलनेस में ये चीज कवर हो ही गई है, लेकिन फिर भी आप इसको रिवर्स करके भी ले सकते हैं कि आप बिजनेस ओनर को टारगेट, वैसे आप वेलनेस में बिजनेस ओनर टारगेट कर रहे हैं तो वो सिमिलर हो ही गया एक तरीके से, फिर भी आप इसको अलग से रख सकते हैं। तो ये 6 निशेज हैं दोस्तों, हाईली प्रॉफिटेबल है। इन 6 में आप जिससे सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं वो आपको चूज कर लेनी है, इसके अलावा किसी निश में नहीं जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी निश में जाते हैं तो फिर बाद में जिम्मेदारी मेरी नहीं है, खतरा आपका है पूरा। मैं तो सब सिखाऊंगा ही। ठीक है, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा अगर आप इसके अलावा और किसी निश में जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि बाकी इसके अलावा जो भी निशेज हैं वो बड़ी खतरनाक निशेज हैं। ठीक है, उनमें बहुत खतरा है, वॉलेटाइल मार्केट है, कहीं पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा नहीं है, कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कहीं पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। मगर ये 6 ऐसे हैं कि जिंदगी भर चलेंगे, जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं तब तक ये चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें, मनी और सेल्स जो है ये किसी भी बिजनेस की सर्वाइवल नीड्स होती हैं। आप ध्यान दें, जो सर्वाइवल नीड्स हैं और कुछ होती है ग्रोथ नीड्स, ये दोनों ही नीड्स इन निशेज में आती हैं। इसलिए जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं ये निशेज हमेशा चलेंगी, इनमें हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी होगी अगर आप अच्छे से काम करेंगे। डन। तो अभी मुझे बताएं आप कौन सी निश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कौन सी निश आपको लग रही है। शुरुआत में कोई भी 2 चूज करें, एक फाइनल पे ना पहुंचे, इन 6 में से 2 अपने लिए चूज करें। चूज करने का तरीका क्या है, चूज करने का तरीका है जिससे आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं या फिर जिस पे आपको एक्सपीरियंस है, या तो रेजोनेंस या फिर अनुभव, इन दोनों के आधार पे आप चूज करेंगे। ठीक है, सो 2 आप चूज कर लें, निशेष 2 चूज करें और फिर बाद में 2 में से एक फाइनल करें। तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका अभी किस तरफ झुकाव बनता है, हाई परफॉर्मेंस। हाँ, अंदर घनश्याम टॉपिक और भी कई ले सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि 2 दिन की कुछ टॉपिक फाउंडेशन में बताओगे, कुछ टॉपिक आप अपनी मेन वर्कशॉप में बताओगे, स्ट्रक्चर वगैरह सब में करना बताऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक बहुत सारे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अंदर। ठीक है, वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस, गुड। तो मुझे 6 में से 2 अभी आपको क्या लगते हैं जो सबसे जिसके साथ में आप रेजोनेट कर रहे हैं, वो मुझे बताएं। रिलेशनशिप एंड वेलनेस, वेलनेस फॉर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। हाई परफॉर्मेंस प्लस मनी, मनी में भी देखें आप माइंडसेट पे काम करने वाले हैं, अगर आपको दोनों आते हैं तो आप दोनों को मिश्रित कर सकते हैं।
मेरे कई स्टूडेंट्स ने किया भी है। वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस, मनी एंड बिजनेस, कुछ लोग बिल्कुल भी लिख नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? क्या आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा? क्या प्रॉब्लम है? व्हाई आर यू नॉट टाइपिंग? मनी एंड बिजनेस किस किसने लिख दिया? अरुण ने लिख दिया है, दीपक ने लिखा है, रमेश ने लिखा है। 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग हैं नहीं क्या? क्या दिक्कत है? संजय जी ने लिखा है मनी एंड बिजनेस, शैलेश ने लिखा है मनी एंड बिजनेस, जय ने लिखा है वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस। चलिए बाकी लोग भी लिख दें फटाफट। I am a professional anchor. I want to train people in public speaking. पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हैं, यू कैन डू, बट बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी बिग मार्केट। उभरता हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत बड़ा मार्केट नहीं है सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग। बट आप कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग। वेलनेस, मनी एंड बिजनेस। आप पब्लिक स्पीकिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके करें, इंटरनल, इनर फैक्टर्स और आउटर फैक्टर्स। इनर कौन से हैं जिन पे ध्यान देना है, आउटर कौन से हैं जिन पे ध्यान देना है। ठीक है, दोनों को ध्यान दो, दोनों को ध्यान देके करें। सेल्स एंड मनी, वेलनेस। कौन कौन रह गए? उदय जोशी जी, आपकी क्या निश है? आपने नहीं लिखा है? लिखा आपने? किस किसने नहीं लिखा है? विकास, वेलनेस, मनी एंड बिजनेस, सेल्स एंड मनी। उदय जी आपका नहीं आया अभी तक, लिखें। अरुण आपने लिख दिया है, शैलेश जी आपने लिख दिया, शिरीष आपने नहीं लिखा, मेरे तक नहीं पहुंचा है आपका। यशवंत जी, वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस। रविंदर जी, सेल्स एंड मनी। प्रशांत जी आपने नहीं लिखा है। एवरीबडी हैज टू राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। चैट में प्रॉब्लम है क्या? क्या दिक्कत है? निकिता तुम्हारा क्या है? तुमने नहीं लिखा? लिखा तुमने? तो देखिए, आपको दो फिलहाल रखने, और कल जब आप आएंगे तो दो में से एक को फाइनल करके लाएंगे कि दिस विल बी माई निश। ठीक है, वंस इट इज फाइनलाइज्ड, आपकी निश के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप बन जाएंगे, सो दैट कि आप जो भी सीखते हैं उसको जो प्रैक्टिस करना है वो आप लोग ग्रुप वाइज प्रैक्टिस करेंगे उसकी।
डन, सबको क्लियर है? तो कल हम मार्केट वैलिडेशन करेंगे और आइडियल कस्टमर अवतार क्रिएशन करेंगे। 2 स्टेप हम करेंगे। निकिता, अभी भी नहीं लिखा तुमने, क्या दिक्कत है? तुम्हारा चैट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? लिखा है तुमने? लेकिन मेरे यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच रहा? आप में से कुछ लोगों का चैट, कुछ मेरे ख्याल से बग है। चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आपको बता दें मुझे कौन सा है आपका। आज कुछ चैट में बग है, मुझे सबके दिख नहीं रहे इसलिए। सर मैंने 3 बार लिखा। फर्स्ट सबसे पहले मैंने ही लिखा था, बट हाँ, लेकिन नहीं, द मेंटल बैलेंस फॉर वर्किंग वुमेन एंड हाई परफॉर्मेंस। मेंटल वेलनेस एंड हाई परफॉर्मेंस, ये 2 आपने चूज करी है। गुड। तो अब देखें कि ये 2 अभी चूज करके रखेंगे आप, इसमें से एक इसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। ठीक है, किसके साथ? 2 अप्रोच होती हैं। देखिए, एक होती है मार्केट ड्रिवन और एक होती है सेल्फ ड्रिवन अप्रोच। मार्केट ड्रिवन अप्रोच होती है जिसमें आप ये देखते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है। सेल्फ ड्रिवन होता है कि मैं कितना पैशनेट हूँ उस टॉपिक को लेके। राइट? तो कई लोग, सर मैं सेल्फ लव को लेके बहुत पैशनेट हूँ, मैं सेल्फ लव सिखाना चाहता हूँ। लेकिन क्या लोग सीखना चाहते हैं? तुम तो सिखाना चाहते हो। ठीक है, तो अप्रोच जो है वो दोनों की मिश्रित अप्रोच होना जरूरी है। ठीक है, बैलेंस होना जरूरी है, मार्केट ड्रिवन और सेल्फ ड्रिवन। तो आप मार्केटिंग करते हैं मार्केट ड्रिवन के हिसाब से, और अंदर आप सेल्फ ड्रिवन चीजें सिखा सकते हैं। जैसे टी हार्वेकर मिलेनियर माइंडसेट इंटेंसिव चलाता है, मिलेनियर माइंड इंटेंसिव, और उसकी वर्कशॉप के अंदर वो फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करा रहा होता है। तो एक बात कहता है कि अगर मैं बाहर लोगों को कहूं आओ सब मिलके फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करेंगे, तो कितने लोग आने वाले हैं? So market on the basis of what market needs and teach on the basis of how it is close to you. ठीक है, this is the approach. ठीक है, अंदर आप अपनी पसंद के टॉपिक सिखा सकते हैं, बोनस में डाल सकते हैं, मेंटरशिप सेशंस में डाल सकते हैं, इन सब में आप अपनी पसंद के टॉपिक डाल सकते हैं। लेकिन मार्केट में मैसेजिंग वो रखें जो मार्केट को चाहिए। ठीक है, तो जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, ये अपने आप में, इसकी सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई मरा जा रहा है कि कोई आकर के मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखा दे तो मजा आ जाए। मैं दिन रात पेन में रहता हूँ क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ रही है, परेशानी हो गई है मेरे जीवन में क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती मुझे। ऐसा आपको कोई दिखेगा नहीं कि जो पेन में है। राइट, ये एक एस्पिरेशनल स्किल है। राइट, तो आप इसको कैसे अटैच करेंगी? आप इस तरीके से इसको टारगेट करेंगी कि आप क्या एक कोच हैं, ट्रेनर हैं, राइट, या फिर आप एक सेल्समैन हैं जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है।